नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। रंगबाजी शब्द आपने पहले भी सुना होगा। यूपी बिहार में यह शब्द आम है क्योंकि वहां जो लोग खुद को कानून से, सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझते हैं, उन्हें रंगबाज कहा जाता है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर भी यही कहा जा रहा है। कल से उनकी चर्चा है। वो धमकी देकर अपनी सुरक्षा में तैनात सिपाही से जबरन डांस करने को कहते हैं। नहीं करने पर सस्पेंड तक करने की धमकी देते हैं। तो कभी बिना हेलमेट के पटना की सड़कों पर स्कूटी चलाते हैं। लेकिन चुनावी साल में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की यह रंगबाजी अब भारी पड़ रही है। बुरा मत मानो, होली है। आज मैं चिट्टा लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। 14 मार्च को जब पूरा देश होली का जश्न मना रहा था, तब लालू के सबसे बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपनी सुरक्षा में तैनात अपने ही बॉडीगार्ड से जबरन ठुमके लगवा रहे थे। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज मैं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप यादव का बचपन सीएम आवास में बीता है। अपने घर में बड़े बड़े अफसरों की हैसियत को देखा है, तो भला उनके सामने सिपाही दीपक की क्या बिसात। क्योंकि सफेद सोफे पर महाराज स्टाइल में बैठकर जब तेज प्रताप यादव ने माइक पर सिपाही दीपक से ठुमके लगाने की फरमाइश की, तो दीपक ने ठुमके लगाने में देर नहीं की। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज मैं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। तेज प्रताप यादव हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब करते रहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि जिस सरकारी आवास में सिपाही से जबरन डांस करा रहे थे, वहां बड़ी संख्या में लोग इस पूरे घटनाक्रम को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। और जैसे ही इसका वीडियो बाहर आया, तो बीजेपी ने आरजेडी का जंगल राज बताया और जेडीयू ने लालू का कालखंड याद दिलाया। राजद का कल्चर वही है ना जो जंगल राज में था, जो डीएम एसपी को खैनी बनाने के लिए कहते थे। जो लोग राजद में रहे हैं, वो कितना भी चेहरा बदल ले, सोच और संस्कार वही रहेगा। चलिए, तेज प्रताप यादव जी को धन्यवाद। उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? अपने पिताजी की संस्कृति और संस्कार को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये आचरण जनता कभी पसंद नहीं करती। उन लोग गलत काम के लिए ही जाने जाते हैं। उनके राज में, पिताजी के राज में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था, वो सब आप लोग जानते हैं। उनके सुपुत्र हैं, तो वो भी ऐसा करते हैं कि गलत क्या क्या करते हैं। लालू जी कहते थे खैनी लगाओ डीआईजी को, डीआईजी खैनी लगा के देता था उनको। तो वो पुराना दौर याद आ रहा है, समझ रहे हैं जैसे सरकार में आ गया। तेज प्रताप पर एक के बाद एक सवालों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं, जिन्हें आरजेडी भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। उन्होंने तो कहा कि बुरा न मानो, होली है। होली था, उनके मित्र भी रहे थे, तो इसको लेकर के इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है। और जेडीयू के विधायक क्या कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गलती तेज प्रताप यादव ने की, कीमत सिपाही दीपक को चुकानी पड़ी। क्योंकि जब चौतरफा सियासत भड़की, तो पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने एक्शन लेते हुए पहले सिपाही दीपक को लाइन हाजिर किया और फिर तेज प्रताप की सुरक्षा से भी हटा दिया। अपने ही सिक्योरिटी वाले के बारे में ऐसा बोलना, ये पुलिस की तौहीन की है उन्होंने। ये पुलिस में बड़ा आक्रोश है। हम बड़े आहत हैं इस बात से। मैं मांग करता हूं पुलिस प्रशासन की तरफ से और पुलिस महासंघ की तरफ से कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस की गरिमा को मेंटेन करना चाहिए। उस पुलिस वाले ने जो उनके कहने पे डांस किया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। वहीं पुलिस का एक एक्शन तेज प्रताप पर भी हुआ। तेज प्रताप यादव की स्कूटी राइड महंगी पड़ गई। तेज प्रताप यादव शनिवार को सीएम आवास के पास बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे थे। पुलिस ने तेज प्रताप यादव का चालान काट दिया है। जिस स्कूटी को तेज प्रताप यादव चला रहे थे
उसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन भी फेल था, जिसकी वजह से तेज प्रताप के ऊपर 4000 का चालान हुआ। 1000 रुपए बिना हेलमेट का, 1000 रुपए पॉल्यूशन का और 2000 रुपए इंश्योरेंस फेल होने का। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए 4000 का चालान भरना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से इसे भर सकते हैं, लेकिन बात मैसेज की है। क्योंकि तेज प्रताप ने सिपाही से जबरन डांस कराया तो पुलिस ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। तेज प्रताप ने बिना हेलमेट स्कूटी चलाई तो 4000 का चालान काट दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव इससे कोई सबक लेंगे, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है, इसलिए आगे आगे देखिए तेज प्रताप और क्या क्या करते हैं। सुशासन की अंधेरगर्दी, टारगेट वर्दी, ये वो सवाल है जो हर एक जुबान पर है, क्योंकि राजनीति में सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के राज में बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ खड़े हुए। अररिया और मुंगेर में एएसआई की हत्या कर दी गई। अब भागलपुर से नवादा और समस्तीपुर तक पुलिस टीम पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे लालू यादव की आरजेडी नीतीश कुमार सरकार का फेल्योर बता रही है, तो बीजेपी अपराधियों के एनकाउंटर की बात कह रही है। जब वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं रहे तो आम आदमी तो भगवान भरोसे हैं। एक एक व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। जरूरत पड़ा इनकाउंटर करने का तो इनकाउंटर भी किया जाएगा ऐसे अपराधी का। दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। पुलिस की आभा मर चुकी है। क्या बिहार में खाकी ही सलामत नहीं है? चार दिन 5 अटैक, पुलिस टारगेट। 12 मार्च को अररिया में एएसआई राजीव रंजन की हत्या, 14 मार्च को मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या, 15 मार्च को भागलपुर में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला। इसी दिन नवादा में पुलिस टीम पर पथराव और समस्तीपुर में पुलिस को निशाना बनाने की घटना। बिहार में एक के बाद एक हुए इन सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सवाल भी उठ रहा है, क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या अपराधियों को पुलिस का जरा भी डर नहीं? ये तमाम सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को भागलपुर के अंतीचक थाना इलाके में पुलिस झगड़ा सुलझाने पहुंची तो कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए। पुलिस के सिपाही भागते दिख रहे हैं तो वहीं दर्जनों की संख्या आरोपी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस पर हुए पथराव में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाही और एक चौकीदार को गंभीर चोट आई है। कहानी इतनी भर नहीं। नवादा के सेखुदेवरा गांव में होली के रंग को लेकर बवाल हुआ। पुलिस हालात संभालने पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। प्रयुक्त बल जब उन पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए तो इन पे भी गोलेबाजी हुई, जिनमें एक पदाधिकारी जो है उनको चोटें लगी है। समस्तीपुर के रोसड़ा थाने क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में भी पुलिस झगड़ा सुलझाने पहुंची, लेकिन टीम लोगों को समझा बुझाकर वापस लौट रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर से नवादा और समस्तीपुर तक पुलिस टीम पर हुए हमलों ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही मुंगेर में अपराधियों ने एएसआई संतोष यादव की हत्या कर दी। एएसआई संतोष यादव झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। जब प्रशासन बोले कि आप लोग उधर रहिए, हम जाते हैं, उसको समझा देते हैं। वो गए, उसके बाद हमको सौ परिवार आया कि चलो ऑटो मामला यहाँ, प्रशासन आ गया तो प्रशासन सामने लेगा। तो उधर से देखे कि एकदम हम उस टाइम यहाँ पर नहीं, हम पीछे चल गए थे। उस टाइम औसे आ करके वो सब यहाँ पर बच्चा बोले कि मेरी मैडम बोली कि यहाँ पर लाश पर धर दिया है और देखिए यहाँ पर। तो प्रशासन गाड़ी जो थी 112 आगे लगी हुई थी, तो हम दौड़ के गए, उनको बुलाए कि सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, एक प्रशासन गाड़ी आ रही है, तब जाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
बीते 12 मार्च को क्रिमिनल अनमोल यादव को पकड़ने गए एएसआई राजीव रंजन को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अब मौत के पीछे हार्ट अटैक वाली थ्योरी भी दी जा रही है। पोस्टमार्टम के दौरान कारण स्पष्ट होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम के दौरान पता चल रहा है कि ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। एएसआई राजीव रंजन की मौत के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन ये भी तथ्य है कि अररिया में क्रिमिनल अनमोल यादव को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस पर हमले की एक के बाद एक कई घटनाओं ने बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। हर लोग सहमा हुआ है, सुबह निकलता है तो शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये हालात उत्पन्न हो गए बिहार के अंदर में। बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। पूर्णिया में हुआ, मुरलीगंज में हुआ, पटना में हुआ और बलात्कार करके मार दिया गया छोटी छोटी बच्चियों को। बैंक में 25 करोड़ की डकैती हुई, हर दिन हो रही है। और अब अररिया में इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। घटना पर घटना, घटना पे घटना, ये दुर्घटना नहीं ना है। पुलिस को निशाना बनाए जाने पर विरोधी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच का राग अलाप रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और वहां रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। और एक बात तय है कि इन घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं, एक एक की सजा मुकर्रर होगी, हर किसी की जगह सलाखों के पीछे होगी। 2019 से 20 के बीच में देखिए पुलिस में हमले हुए थे, 2024 से 25 पुलिस से हमले हो रहे हैं। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि जनता बहुत सरकार से उब गई है ना, ये पूर्ण सुनियोजित है। 2 महीने के अंदर देखिएगा इसका तोड़ निकलेगा। जब वापस ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को पुलिस मारेगी और अंदर करेगी, शांत हो जाएंगे। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस पर हमले से जुड़े दूसरे मामलों में भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन घटनाओं ने चुनावी साल में कानून व्यवस्था को सियासत के केंद्र में ला दिया है। और बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जिनकी राजनीति में डेब्यू की चर्चा जोर शोर से हो रही है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री हुई या फिर कराई गई, उससे यह पक्का माना जा रहा है कि जेडीयू ने राजनीति में निशांत कुमार के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीर नंबर 1, संजय झा और विजय चौधरी के कंधों पर निशांत के दोनों हाथ। तस्वीर नंबर 2, निशांत के साथ मंत्री लेसी सिंह, साथ में बेटी और दामाद। तस्वीर नंबर 3, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का निशांत को राज तिलक। ये महज कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। शनिवार की शाम को पटना के सीएम निवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह के आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार थे। होली हर साल आती है, लेकिन इस बार सालों बाद ये पहला मौका था जब सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से 1000 से ज्यादा जेडीयू नेताओं और नीतीश कुमार के वफादार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। निशांत की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री की कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें बता रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो निशांत के लिए ही हो रहा है। और इस बात पर मुहर लगाती है ये पहली तस्वीर, जिसमें नीतीश कुमार की आंख कहे जाने वाले संजय झा और कान कहे जाने वाले मंत्री विजय चौधरी निशांत के साथ दिख रहे हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। निशांत की ये तस्वीर उसी की गवाह है। इस तस्वीर को देखने के बाद बहुत कुछ कहने की जरूरत शायद नहीं बची। जो संजय झा और विजय चौधरी नीतीश को सियासी सलाह देते हैं, उनके कंधों पर निशांत के रखे हुए हाथ ये बता रहे थे कि जेडीयू में पावर ट्रांसफर की शुरुआत हो चुकी है। सीएम आवास पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा क्रेज कार्यकर्ताओं को निशांत के साथ तस्वीर खिंचवाने में आ रहा था। मानो हर कोई निशांत की नजर में आना चाहता है। निशांत भी खुलकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उनका हालचाल ले रहे थे। सीएम हाउस में पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने जिस अंदाज में गुलाल से निशांत को तिलक लगाया,
मानो ये लग रहा था कि वो पार्टी में एंट्री का राज तिलक कर रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने उनकी एंट्री के सवाल पर पत्ते नहीं खोले, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। निशांत को राजनीति में आना चाहिए। क्या निशांत जी आ रहे हैं राजनीति में? अब ये फैसला तो आदरणीय निशांत जी को करना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना है। स्वाभाविक तौर पर निशांत जी अंदर हैं तो लोगों को लगता है कि वो राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत आना चाहिए या आ रहे हैं? आप ये बताइए, आप तो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, अंदर की खबर ये फैसला तो उनको करना है। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, ये फैसला तो उनको करना है। काबिलियत है? एकदम काबिलियत है। अरविंद निषाद ने इशारा किया तो समारोह से बाहर निकले जेडीयू के बड़े नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बाकायदा कैमरे पर ऐलान कर दिया कि निशांत की सियासी एंट्री हो गई है। निशांत जी का एक आगमन है, युवाओं का पूरी तरह बिहार में उत्साह है। समाजवाद की सोच और जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है, आज पिछले 10-20 सालों से मैं देख रहा हूँ वो लड़का उस पर खड़ा है। निमंत्रण में हम लोग दे रहे हैं कि आप राजनीति में आओ, राजनीति में आपका प्रति लोगों की भावना है और आपका बैकग्राउंड उस सच्चाई की राह पर चलने वाले उस पिता का पुत्र हो जो बिहार को और ऊंचाई तक आप ले जाए। निश्चित है कि निशांत जी की आगमन अब इस पार्टी में होगी। मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि निशांत सीएम हाउस में न सिर्फ नेताओं से मिल रहे थे, बल्कि सूबे के बड़े आला अधिकारी भी उनसे मुलाकात कर रहे थे। निशांत ने अफसरों और बड़े नेताओं के पैर पर गुलाल रखकर आशीर्वाद लिया। निशांत के राजनीति में आने की मांग लंबे समय से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के कार्यकर्ता मुखर होकर डिमांड कर रहे थे। पटना में अलग अलग तरह के पोस्टर लग रहे थे। हाल के दिनों में जिस तरह निशांत ने मीडिया में आकर बयान देना शुरू किया, उसके बाद उनकी सियासी पारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा था। उन्होंने 3-4 बार कैमरे पर आकर अपने पिता सीएम नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। निशांत कुमार बिहार के सीएम और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। अब तक नीतीश ने अपने बेटे को सियासत से दूर रखा था, लेकिन अब जब नीतीश उम्र के ढलान पर है तो सियासत की विरासत को आगे बढ़ाने वाले की जरूरत महसूस हो रही है। निशांत के रूप में नीतीश शायद समर्थकों की उस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि निशांत अगर चुनावी पारी की शुरुआत करते हैं तो फिर उसी हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं जिस हरनौत से नीतीश ने सियासी पारी की शुरुआत की थी। बिहार की राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को समकक्षी राजनेता के तौर पर देखा जाता है। लालू की विरासत तेजस्वी के पास है, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। इस त्रिमूर्ति में सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी विरासत को बढ़ाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि निशांत को लेकर इतनी चर्चा है। उधर पलायन रोको यात्रा की शुरुआत कर कन्हैया कुमार ने बिहार की सियासी तपिश बढ़ा दी है। कन्हैया ने अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से की है। कन्हैया ने अपनी यात्रा का श्री गणेश महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस यात्रा के जरिए कन्हैया कुमार की कोशिश कांग्रेस के हाथ मजबूत कर खोई जमीन फिर से दिलाने की है, जिसके लिए पलायन, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों को हथियार बनाया गया। क्या एक अच्छा संदेश क्या देने की कोशिश चुनाव? इस यात्रा का एक ही संदेश है कि बिहार के सभी लोगों को, सबको शिक्षा, सबको काम और बिहार के हर व्यक्ति को बराबर का आत्मसम्मान मिले, यही इस यात्रा का उद्देश्य है, यही इस यात्रा का संदेश है। कन्हैया को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखा। यात्रा के दौरान कन्हैया समर्थकों से घिरे नजर आए। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी दिखे। मैं आपको यात्रा की तस्वीर दिखाऊं, आपको उदय भानुचिप नजर आ रहे होंगे, कृष्णा लवरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो कि लगातार इस यात्रा को लेकर मुखर हैं, वो नजर आ रहे हैं। और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि 70 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी
चुनाव में जब सीट शेयरिंग में बात हुई थी 2020 में, जिसमें 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी और ये एक बड़ी वजह मानी गई कि महागठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना पाई। हालांकि अभी भी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और कन्हैया कुमार के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश, क्या कन्हैया इस बार चुनाव लड़ेंगे और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग में कितनी सीटों को लेकर बार्गेन करती है। यात्रा के बैनर पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन इस यात्रा को लीड कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर ही अंदर बटी हुई दिखी। और अभी एक बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है। होली के अगले दिन मटका फोड़ने के आयोजन में पुलिस और पब्लिक में यहां भिड़ंत हो गई। लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। जहानाबाद के सदर अस्पताल के पास की यह घटना है। मटके की ऊंचाई और सड़क पर मटका फोड़ने के कार्यक्रम को लेकर परेशानी हो रही थी और इसी बीच पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच कुछ ऐसे झड़प हो गई। फिर पथराव शुरू हो गया। कई पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुए हैं। बिहार के ही जहानाबाद की घटना है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस और पब्लिक के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि नौबत पथराव तक की आ गई। कताल का काम तमाम, हाफिज की अटकी जान। कुर्बानियां देने वाले, ये हरमैन पर जाने निछावर करने वाले, भारत का जानी दुश्मन, गोलियां बरसी दनादन। हाफिज का कटा हाथ, अब पीछे पड़ा यमराज। मोस्ट वांटेड अबू कताल की मौत की आंखों देखी। जब आतंक का आका सर पर पैर रखकर भागा, जहन्नुम पहुंचा भतीजा, पाताल लोक में चाचा। मोस्ट वांटेड खल्लास, मास्टरमाइंड की तलाश। दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी हमला हो तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जैसे 9/11 हमले का मास्टरमाइंड लादेन पाकिस्तान में पाया गया। और यह सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान को उसके पापों का आईना दिखाया। पाकिस्तान में हालिया आतंकी वारदात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि हाफिज सईद जैसे आतंकियों का पनाहगार भी तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के झेलम में शनिवार को जो हमला हुआ उसमें हाफिज तो बच गया, लेकिन उसका चहेता भतीजा अबू कताल मारा गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। लश्कर के आतंकी बौखलाए हुए हैं, जबकि उसका मुखिया हाफिज सईद डरकर कहीं छिप गया है। खिलाफ आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला एक और खूंखार आतंकी अब जहन्नुम पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी आतंकी हमले और तीर्थयात्रियों के बस को निशाना बनाने वाले अबू कताल उर्फ कताल सिंधी को गोलियों से भून दिया गया। इस हमले में कताल का आका हाफिज सईद बच तो गया है, लेकिन अब हमले के डर से अंडरग्राउंड हो गया है। समय शाम 7 बजे, तारीख 15 मार्च, जगह झेलम पाकिस्तान। झेलम इलाके से ही आतंकी अबू कताल अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। साथ में उसके कई सुरक्षा गार्ड भी थे। अचानक दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कताल के काफिले पर हमला हो गया। बताया जा रहा है कि अबू कताल अपनी टोयोटा कार से जा रहा था,
तभी मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने जबरन उसकी कार को रोका और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमला इतना अचानक और चौतरफा हुआ कि कताल और उसके गुर्गों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और पूरी कार छलनी हो गई। कताल के साथ उसका ड्राइवर और एक गनर भी मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि दूसरा गनर बुरी तरह जख्मी हुआ। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने कताल के काफिले को गोलियों से भून दिया। करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, कताल और उसके गुर्गों का काम तमाम हो चुका था। हमला किसने किया, क्यों किया, अभी तक ये साफ नहीं है, पर इस घटना ने पाकिस्तान की सरकार, सेना और पुलिस तीनों को सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि कताल के इर्द गिर्द हर वक्त लश्कर के आतंकियों का घेरा रहता था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी सादी वर्दी में दिन रात उसकी हिफाजत करते थे, फिर भी कताल मौत से बच नहीं पाया। कताल का मर्डर, कताल का ख़त्म होना पाकिस्तान के लिए और लश्कर तैयबा के लिए वाकई में बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आतंक को एक अपना हिस्सा बनाया हुआ है। लश्कर तैयबा को एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह इस्तेमाल करते थे। और ये मारा जाना पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, सेटबैक है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त लश्कर का चीफ और कुख्यात आतंकी हाफिज सईद भी वहां मौजूद था। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस हमले का टारगेट हाफिज सईद ही था, लेकिन वो किसी तरह बच निकला और डर के मारे कहीं अंडरग्राउंड हो गया। किसके निशाने पर था हाफिज? हमले के बाद कहां छिपा है हाफिज? और कताल से हाफिज का क्या कनेक्शन था? पूरी कहानी बताएंगे, पर पहले मारे गए खौफनाक आतंकी अबू कताल के पापों की फहरिस्त जान लीजिए। अबू कताल पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का आतंकी था। जम्मू कश्मीर में उसने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। जनवरी 2023 में उसने राजौरी में आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। जून 2023 में कताल ने तीर्थयात्रियों के एक बस पर हमला करवाया था। बस हमले के बाद खाई में गिर गई, जिससे 10 यात्रियों की जान चली गई थी। दरअसल हाफिज सईद पर पाबंदियां बढ़ने के बाद से अबू कताल ही कश्मीर घाटी में खूनी वारदात को अंजाम दे रहा था। खुफिया जानकारी के मुताबिक अबू कताल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर इलाके के कोटली में आतंकी कैंप चलाता था। लगातार वहीं से भारत के पुंछ और राजौरी इलाकों को अपना निशाना बनाता था। सिर्फ यही नहीं, भारत में ड्रोन से हथियार गिराना हो या फिर कई इलाकों में लगातार आतंकियों की घुसपैठ करानी हो, इन सभी को अबू कताल ही अंजाम देता था। एनआईए की ये चार्जशीट अबू कताल की दहशतगर्दी का सबूत है। 26 फरवरी 2024 को दाखिल हुई इस चार्जशीट में बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के ढांगरी गांव पर हुए आतंकी हमले में 7 बेकसूरों की मौत हुई थी और इस हमले में लश्कर तैयबा के हैंडलर सैफुल्लाह और मोहम्मद कासिम के साथ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी भी शामिल था। जाहिर है कताल की मौत से गुनहगारों की इस लिस्ट में से एक नाम जरूर कम हो गया है। अबू कताल एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। ये इस बात से आप जायजा लगा सकते हैं कि मुंबई हमले में मास्टरमाइंड का राइट हैंड मैन था अबू कताल। और हालिया में जो जम्मू रीजन में खासतौर से रजौरी और अखनूर के इलाकों में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें कई सारे पिलग्रिम्स मारे गए, उसमें इसका हाथ था। कई गांवों के ऊपर इसने फायरिंग करवाई जिसमें सिविलियंस मारे गए। तो कई सारी आतंकवादी घटनाएं जो इस इलाके में हुई हैं, उसमें अबू कताल का हाथ माना गया है और वो साबित भी हुआ है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी खबर है। एनआईए के मुताबिक अबू कताल साल 2002-2003 में भारत आया था और पुंछ राजौरी रेंज में सक्रिय था। कताल 2008 के मुंबई आतंकी हमले में सहयोगी था। लश्कर तैयबा का प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर था। पीओके के कोटली में वो लश्कर का लॉन्च पैड चलाता था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अबू कताल 2000 के दशक की शुरुआत से ही आतंकी नेटवर्क बना रहा था और कई बड़े आतंकियों से उसका गहरा कनेक्शन था।
करीब साल भर पहले एनआईए की दाखिल एक चार्जशीट में एक आतंकी साजिद जट के नाम का भी जिक्र था। बताया जाता है कि साजिद रावलपिंडी में लश्कर का कमांडर था और अबू कताल उसी को रिपोर्ट करता था। लेकिन हर आतंक का कभी न कभी अंत तय होता है। कताल का काल भी निश्चित था। बेकसूरों के लिए मौत का फरमान लिखने वाला अबू कताल खुद ही मौत का शिकार हो गया। अब बारी है उस हाफिज सईद की जिसने कताल जैसे आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया और भारत के खिलाफ खड़ा किया। कताल का खौफनाक अंजाम देखकर अब हाफिज के भी हाथ पैर कांप रहे हैं। देखिए, जब जान पर बन आती है तो हाफिज जैसे हैवानों की बोलती भी बंद हो जाती है। झेलम में हुए हमले में हाफिज भले ही बच गया हो, लेकिन आज नहीं तो कल उसका अंजाम भी तय है। सोचिए, ये वही हाफिज सईद है जो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमता था। सत्ता के गलियारों में हाफिज की हनक बोलती थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हाफिज का याराना जग जाहिर था। इमरान सरकार के दौरान ही हाफिज और उसके आतंकी संगठनों को क्लीन चिट देते हुए बैन भी हटाया गया था। लेकिन आतंकी कताल की मौत के बाद अब हाफिज सईद भी जान चुका है, पाकिस्तान में आए दिन मारे जा रहे आतंकियों के शिकारी एक ना एक दिन उसका शिकार भी जरूर करेंगे। और इसीलिए हाफिज अपने बचने का ठिकाना ढूंढता फिर रहा है। 13 दिसंबर 2001 संसद पर आतंकी हमला। ग्यारह जुलाई 2006 मुंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकी हमला। दहशत के सबसे बड़े दरिंदे हाफिज सईद के गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसके लिए कोई भी सजा कम है, पर सैकड़ों मासूमों की मौत का जिम्मेदार ये आतंकी अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा है। जिस हमले में अबू कताल छलनी हुआ उसमें निशाने पर हाफिज सईद ही था, लेकिन मौत उसे छू कर निकल गई। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त हाफिज सईद पाकिस्तान कोर कमांडर मंगला से मुलाकात कर लौट रहा था। पीओके के मीरपुर जिले में है मंगला कोर की छावनी। झेलम के पास ताबड़तोड़ फायरिंग में हाफिज सईद भी घायल हुआ। रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में यह चर्चा जोरों पर है कि इस हमले के बाद हाफिज सईद कहीं गायब हो गया है। हाफिज सईद का भतीजा बताया जाता है अबू कताल को। अब अबू कताल, हाफिज सईद और एक उनका सुरक्षा गार्ड उस गाड़ी में था जिस गाड़ी में शायद वो किसी कमांडर से मिलने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में जा रहे थे, जब उनके ऊपर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक, हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है, ये तीनों ही मारे गए हैं और उसमें हाफिज सईद भी मारा गया है। अब अगर पाकिस्तान ये बता रहा है कि वो बच गया है, तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो जेल में था और पाकिस्तान को ये जवाब देना भारी हो जाएगा कि जेल में रहते हुए वो बाहर कैसे निकला। हाफिज अंडरग्राउंड तो हो गया, लेकिन कताल की खौफनाक मौत से वो बुरी तरह डरा हुआ है। दरअसल कताल को हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता था। कताल को हाफिज का भतीजा बताया जाता है। हाफिज ने ही उसे कश्मीर में लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था और हाफिज के ऑर्डर पर ही कताल कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देता था। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में सैकड़ों लोगों की जान से खेलने वाले दरिंदों में कताल भी शामिल था, जिसने हाफिज की मदद की थी। उससे पहले हाफिज सईद 22 दिसंबर 2000 को लाल किला पर हुए हमले का भी जिम्मेदार है, जिसमें 2 जवान समेत 5 की जान गई थी। 1 जनवरी 2008 को रामपुर पर जो आतंकी हमला हुआ था और 7 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी हाफिज का नाम है। 5 अगस्त 2015 को उधमपुर में बीएसएफ जवानों पर हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हुए। उसका इल्जाम भी हाफिज सईद के सिर है।
भारत ने हाफिज सईद को मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में डाल रखा है, पर पाकिस्तान ने भारत की ओर से बार बार सबूत दिए जाने के बावजूद हाफिज पर हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा। जब कभी वो पकड़ा भी गया तो अदालती दांवपेच से छूटकर बाहर आ गया। यहाँ तक कि इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद वो पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। आर्मी और आईएसआई के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और पाकिस्तान फौज इनका नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे वो पख्तूनों के खिलाफ हो, बलूचिस्तान के अंदर हो या अफगानिस्तान के अंदर हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सुरक्षा के घेरे में रहता था और अभी भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी सुरक्षा उसकी बड़ी कड़ी होगी। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ नित नई साजिशें रचता है, खुलेआम जनसभाएं करता है, अपने भाषणों में जहर उगलता है और पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक उसका समर्थन करती है। हाफिज सईद 1980 के दशक में सक्रिय हुआ था। अफगानिस्तान की तरफ से उसने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1987 में उसने लश्कर तैयबा के नाम से आतंकी संगठन बनाया। लश्कर पर बैन के बाद वो जमात-उद-दावा का चीफ बना। 26/11 के मुंबई हमले के बाद पूरी दुनिया ने हाफिज सईद के आतंकी होने पर मुहर लगा दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। अमेरिका ने तो हाफिज पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया। इससे दबाव में आए पाकिस्तान ने दिखावे के लिए ही लश्कर पर बैन लगाया और हाफिज को 6 महीने के लिए नजरबंद रखा, लेकिन बाद में लाहौर हाई कोर्ट के आदेश पर वो रिहा हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में उसकी कितनी गहरी पैठ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में भी पाकिस्तान के पापी चेहरे को दुनिया के सामने रखा। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहाँ की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बॉर्डर पार पलने वाले आतंकियों को लेकर भारत का नजरिया शुरू से ही साफ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन झेलम में आतंकी अबू कताल की मौत और हाफिज सईद के घायल होने की खबर ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।